अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल आशी, राइटर रज़िया भट्ट। डॉक्टर अहमद गया जहन्नुम में, फ़रूक ने दबी घटी गुटी चीख के अंदाज में कहा और फिर तेज़ी से हथेलियों से सर उठाते हुए डॉक्टर सरवत को घूर कर देखा। इस बात को छोड़ दीजिए। सरवत ने महसूस किया कि वाकई इसने बेमहल बात कर दी थी। आपको मामले की नबैयत और नज़ाकत का शायद इल्म नहीं है डॉक्टर। फ़रूक सोफे से उठकर खड़ा हो गया। ये पेशेमानी मुझे पागल कर देगी। बाखुदा सारी बातें छोड़िए, सिर्फ मुझे आशी से चंद लम्हों के लिए मिला दीजिए। मैं इसके सामने अपने गुनाह की तलाफ़ी तो कर लूँ। किसी तरह इसे अस्पताल ले आइए या क्लिनिक तक ही पहुंचा दीजिए। मैं आपके पास सिर्फ इसीलिए आया हूँ। आप इसकी दोस्त हो, इतना तो ज़रूर कर सकती हैं। सरवत के सादा से ड्राइंग रूम में टहलते हुए हाथ मल रहा था फ़रूक। तड़प तड़प कर शबे गम गुजारी थी। सुबह होते ही ख्याल के सहारे कि सरवत इसे ज़रूर आशी से मिला देगी, इसके पास चला आया था। वो भी अस्पताल जाने की तैयारी ही कर रही थी। फ़रूक ने सारी वारदात इसके गोश गुजार कर दी थी। सरवत खुद भी चकरा कर रह गई थी, लेकिन जब संभल कर सोचा तो इसे फ़रूक से हमदर्दी हो गई थी। बेचारे का कसूर भी क्या था? आखिर नासरा की चाल में तो शायद फरिश्ते भी आ जाते, वो तो इंसान था। मिस सरवत, फ़रूक ने इंतहाई बेचारगी से कहा, आप किस सोच में पड़ गई हैं कि आपसे इतना भी नहीं हो सकेगा? सरवत ने फ़रूक की तरफ देखा। कितनी वहशत बरस रही थी इसके चेहरे पर। आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थी। चेहरा बेरंग था। कई दिनों की मसलसल बेचैनी ने इसकी शक्ल ही बदल डाली थी। जैसे इस पर तो बेतरह रहम आ रहा था, लेकिन सोच रही थी आशी को क्यों कर इससे मिलाने का बंदोबस्त कर पाएगी। कैसे फ़रूक पर बीती सारी वारदात आशी के गोश गुजार कर देनी चाहिए या हीले बहाने क्लिनिक लेकर आना चाहिए। अपनी सोच को बार बार सोचने पर भी वो कोई आखिरी शक्ल न दे सकी। तो क्या मैं मायूस हो जाऊं? थक-हार कर फ़रूक ने इतने दिल गिरफ्ता अंदाज में कहा कि सरवत बेचैन हो गई। मैं इसे क्लिनिक में लाने की कोशिश करती हूँ, वो जल्दी से बोली, लेकिन यकीन के साथ कहना मुश्किल ही है कि मेरी कोशिश कामयाब होगी भी कि नहीं। आप कोशिश तो कीजिए। वो बेबसी से तड़प रहा था। इसे किसी तरह क्लिनिक तक ले आइए। आप नहीं जान सकती कि डॉक्टर मुझ पर क्या गुजर रही है। मैं अपने गुनाह की तलाफ़ी ना कर पाया तो यकीन मानिए मेरा दिलो दिमाग सब पाश पाश हो जाएगा। इसने दीवार के साथ टिक लगाते हुए आंखें बंद कर ली। सरवत खामोशी से इसे देखने लगी। काश मैं इस दिन आपकी बातों पर यकीन कर लेता, फ़रूक ने डूबती हुई आवाज़ में कहा। वो अब भी परेशानी के आलम में अपना हाथ मसल रहा था। यकीन कीजिए, तो यकीन कर लेते तो यहाँ तक नौबत ना आती। सरवत बोली, यकीन मानिए मुझे आप पर इस दिन बेतना गुस्सा आया था। मैं नादिम हूँ। खैर कोई बात नहीं, कसूर आपका भी नहीं। जाल ही इस तरह फैलाया गया था। उलझना ही तो था। फ़रूक गटी गटी आहों को सीने में दबाए सरवत की बातें सुन रहा था। एक एक लम्हा रग जान पर नश्तर बन रहा था। वो जल्द से जल्द आशी से मिलकर अपने जुर्म की स्याही को धोना चाहता था। सरवत ने इसकी बेचैनी को महसूस कर लिया था। मैं अभी आशी के पास जाती हूँ, इसने कुर्सी से उठते हुए कहा। मैं आपका एहसान उम्र भर नहीं बुला सकूंगा मिस सरवत, फ़रूक ने आजिज़ी से कहा। इसे एहसान ना कहिए, एक दोस्त का अखलाकी फ़र्ज़ है। सरवत जल्दी से बोली। शुक्रिया। फ़रूक का लहजा बदस्तूर आजाना था। फिर कदरे तवक्कुफ़ के बाद बोला, मैं चलता हूँ। ठहरिए तो, सरवत ने कहा। दरवाजे की तरफ जाते हुए फ़रूक ने रुककर इसे देखा। आप कहाँ जा रहे हैं? क्लिनिक के करीब आपका इंतज़ार करूँगा। और बिल फ़र्ज़ वो ना आई तो खुदा के लिए डॉक्टर, वो जल्दी से बोला, मुझे मायूस मत कीजिए, अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही है। सरवत के लिए कोई बात करना मुश्किल हो गया। फ़रूक धीरे धीरे कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद सरवत ने गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी। फ़रूक जा चुका था। सरवत के लिए अब सोच को अमली कदम उठाना मुमकिन ना था। अपनी तरफ से कोशिश करना थी। इसलिए अंजाम से बेनियाज होकर इसने आशी के पास जाने की ठानी। नौकर को टैक्सी लाने का कहकर वो अपने कमरे में जाकर अस्पताल से 2 घंटे की रुख्सत के लिए जल्दी जल्दी दरख्वास्त लिखने लगी। टैक्सी से आने से पहले वो दरख्वास्त लिख कर जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। आशी को बहला फुसला कर मिन्नत समाजत कर सख्ती और जबर से जैसे भी हो सका वो क्लिनिक तक लाने का अज़म कर चुकी थी। फ़रूक ने घंटा भर जिस तरह इसकी मिन्नत समाजत की थी, इसका दिल नरम हो गया था। यूं भी अब असलियत से आगाह होने के बाद आशी की गलत फहमी दूर करना बेहद ज़रूरी हो गया था। सोचो कि ताने बाने बुनती वो आशी के यहाँ पहुंची। आशी अभी तक अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। इस जुल्म की जिंदा तस्वीर जो नादस्तगी में इस पर तोड़ा गया था। सरवत का दिल अपनी अजीज तरीन दोस्त की हालत पर दुखने लगा। आशी सरवत को इतनी सवेरे देखकर हैरान ही तो रह गई, लेकिन जिस मकसद के लिए सरवत आई थी इसका वहमो गुमान भी ना था। अभी तक बिस्तर में ही पड़ी हो। सरवत अपने जज्बात छुपाने की कोशिश में मुस्कुराते हुए इसके पलंग पर बैठ गई। तुम कैसे आई? आशी ने सब्ज रजाई सीने से हटाते हुए उठने की कोशिश की। एक इंतहाई ज़रूरी काम था, सरवत ने अपनी फितरी खुशखल्की का मुजाहिरा करते हुए कहा। आशी ने हैरत से इसकी तरफ देखा। वो पलंग के तकिए से टेक लगाकर बैठ गई थी। अस्पताल से कब तक छुट्टी पर होगी? सरवत ने पूछा। आशी ने गहरी सांस ली और खामोशी से सरवत को देखकर रह गई। तुम्हारा प्रोग्राम तवील मालूम होता है, सरवत हंसकर बोली।
तुम मजाक उड़ाने में हक बजानिब हो, आशी ने जख्मी अंदाज में कहा। सीधी बात को मजाक क्यों समझ रही हो, सरवत ने मुंह बनाकर कहा। आशी सर झुकाकर अपने नाखून देखने लगी। वो मुस्तरिब व बेचैन नजर आ रही थी। सरवत इसके इस्तराब को दानिस्ता नजर अंदाज कर रही थी। अच्छा छोड़ो ये बातें, सरवत ने पहलू बदल कर कहा। ये कहो अभी मेरे साथ चल सकती हो? कहाँ? आशी ने सर झुकाकर बोझल पेपोटो को जंबिश दी। क्लिनिक, सरवत ने बेदरक कहा। क्यों? मुझे कुछ दवाओं की ज़रूरत है। ले सकती हो। चलो फिर, मेरा जाना क्या ऐसा ज़रूरी है? तुम चाबी ले लो, खुद ले लेना। ना भी ना खुद साथ चलो। मैं, आशी ने टाल मटोल करना चाहिए। टाल मटोल करने से काम नहीं चलेगा। उठकर जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे अस्पताल भी जाना है, सरवत ने तहकमाना अंदाज में कहा। दवाइयाँ अभी दरकार है? आशी ने पूछा। अभी दरकार ना होती तो मेरा सर फिरा था जो सवेरे सवेरे आदमकती। आशी चुप हो गई। सरवत ने अपने रिश्ता की खाला की मफरूज़ा बीमारी का किस्सा कुछ इस तरह जोड़ा कि आशी इसके साथ क्लिनिक चलने पर मजबूर हो गई। बेचारी गरीब औरत, सरवत ने कहा। इतनी महंगी दवाइयाँ खरीदना इसके बस में नहीं। अम्मी ने कुछ रुपये दे दिए। दवाइयाँ मैंने अपने ज़िम्मा ले ली। कुछ तो मेरे पास थी, कुछ तुमसे लेने का ख्याल था। बेचारी का काम बन जाएगा। आशी का जी कतन कहीं जाने को नहीं चाह रहा था। अब मामला ही ऐसा था कि इनकार भी ना कर सकती थी। बादल नख्वास्ता उठी। सरवत बज़ाहिर लापरवाही से इसकी मेज़ से रसाला उठाकर देखने लगी। आशी चंद ही दिनों में किस कदर कमज़ोर हो गई थी। रंगत भी धुंधला गई थी। आंखों के गिर्द हल्के तो बेहद नुमाया थे। इसकी हालत से सरवत को दिली दुख हो रहा था, लेकिन मुतमिन थी कि गलत फहमी के बादल छटते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं खाला जान के पास बैठी हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, सरवत ने रिसाला फेंक कर कहा। जिस टैक्सी पर जाएंगे इसी पर वापस आ जाना। चंद मिनटों ही का तो काम है। आशी अलमारी से कपड़े निकालने लगी और सरवत सहन में आ गई। आशी को इतनी जल्दी और आसानी से वो क्लिनिक ले जाने में कामयाब हो जाएगी, इसका तो इसे वहमो गुमान भी ना था। अपनी कामयाबी पर वो खुश होकर सहन से पार वाले कमरे में आशी की अम्मी के पास आ गई। इसकी अम्मी भी बेटी की परेशानी पर परेशान थी। गो इस दिन सरवत ने इन्हें चिकनी चपड़ी बातों से मुतमिन तो कर दिया था, लेकिन आखिर माँ का दिल था। आज इनके पास बैठी सरवत फिर इन्हें मुतमिन और पुरस्कून करने की कोशिश कर रही थी। फिर वही बात दोहरा रही थी कि आशी हसास लड़की है। बास की झुर्कियाँ सुनकर अपनी बेइज्जती महसूस की है। बेइज्जती का एहसास ख़त्म होगा तो खुद ही ठीक हो जाएगी। आशी ने कॉटन के मामूली से कपड़े पहने, नीला कोट कंधों पर डाला और अफसरदा से अपने कमरे से निकलकर सहन में आ गई। मुलाजिम लड़के को टैक्सी ठहराने का कहकर सरवत को बाहर आने का इशारा किया। कहाँ जा रही हो आशी? इसकी अम्मी ने सरवत के उठते ही पूछा। मेरे साथ। कहाँ जा रही हैं आशी? इसकी अम्मी ने सरवत के उठते ही पूछा। मेरे साथ, सरवत ने जल्दी से जवाब दिया। थोड़ा सा काम था क्लिनिक में। अच्छा। अम्मी मुतमिन होकर बैठ गई। सलाम करके सरवत बाहर सहन में आ गई। आशी से इसने कह दिया कि वो अम्मी को इसके जाने के मुतल्लिक बताकर आई है। क्लिनिक में दाखिल होती ही आशी ने दवाइयों वाली अलमारी खोल दी। अलमारी के खानों में खरीदी हुई और दवा साज कंपनियों से नमूना तन आई हुई दवाइयाँ तरतीब से रखी हुई थी। क्लिनिक में दाखिल होती ही आशी के जहन में अपनी जिल्लत और रसवाई का सान्हा एक नए अंदाज में उभरा था। नश्तर चुबोती वो शाम बुली तो नहीं थी, लेकिन इस जगह आकर हादसे की संगीनी का एहसास फिर से नए सिरे से होने लगा था। इसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। बमुश्किल अपने जख्मों से रास्ता खून छुपाते हुए इसने सरवत से दवाइयाँ ले लेने को कहा। सरवत सड़क पर खुलने वाली खिड़की के पट खोले खिड़की के बाहर देख रही थी। पक्की सड़क के आखिरी मोड़ पर इसने फरूक की गाड़ी खड़े देखी थी। अब वो कोई दम में आया ही चाहता था। इसे इसी का इंतजार था। सरवत, आशी ने गुटी गुटी आवाज़ में से पुकारा। सरवत ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। ले लो दवाई। आशी की हालत गैर हो रही थी। अच्छा। सरवत फिर बाहर देखने लगी। दूर से फरूक की गाड़ी आती दिखाई दी। मुतमिन होकर इसने खिड़की का पर्दा बराबर कर दिया और आशी की तरफ मतवज्जा हो गई, जो मेज़ के किनारे का सहारा लिए बमुश्किल खड़ी थी। सरवत इसके करीब आ गई। चंद लम्हे बगौर इसे देखती रही। दवाइयाँ ले लो सरवत, मैं ज़्यादा देर नहीं ठहर सकती, इसने बेरब से अंदाज में कहा। सरवत इसके करीब मेज़ पर बैठकर बड़े इत्मीनान से बोली। देखो आशी, ना मेरी खाला बीमार है, ना दवाइयों की ज़रूरत है। मैं तुम्हें यहाँ किसी और मकसद से लाई हूँ। क्या? आशी ने हैरानगी से पूछा। माफ़ करना आशी, सरवत ने संजीदगी से कहा। इसके सिवा चारा भी नहीं था। तुम्हें यहाँ लाना ज़रूरी था। किस लिए? आशी मुजस्सिम सवाल बनी थी। फ़रूक के लिए, सरवत ने मेज़ से उतरते हुए बेदर्द कहा। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ भी आ गई थी। सरवत अपना फ़र्ज़ अदा कर चुकी थी। अब फ़रूक जाने या आशी, वो मुतमिन थी, इसलिए आशी के खौफनाक अंदाज में गूंजने को भी नज़रअंदाज करके जल्दी से बोली। फ़रूक को मुबश्शिर की इस बहन ने, जिसे तुमने इसके साथ गाड़ी में देखा था, खौफनाक गलत फहमी में मुब्तला कर दिया था। शुक्र है ये गलत फहमी जल्द ही दूर हो गई। फ़रूक तुमसे मिलकर। सरवत गुस्से से कांपते हुए आशी चीखी। तुम कितनी जलील हो। जलील तुम मुझे कह सकती हो आशी, मैं नहीं। मिस सरवत को मजबूर किया। अकबी दरवाजे से अंदर आते हुए फ़रूक ने गंभीर आवाज़ में कहा। आशी ने पलट कर देखा। फ़रूक मेज़ के दूसरे सिरे के पास आकर खड़ा हो गया था। पहला लम्हा आशी की रगों में दौड़ते हुए लहू का दर्दनाक उबाल था, लेकिन दूसरे लम्हे जख्म खोरदा नागिन की तरह बल खा रही थी। वो पूरी आंखें खोले बेबाकी से फ़रूक को यूं तके जा रही थी जैसे इसकी जसारत पर हैरान रह गई हो।
आशी फ़रूक नज़रों के इस मुँह से कतराने को बोला। इसकी आवाज़ डूब रही थी। सरवत मौका पाकर कमरे से निकल गई थी। टैक्सी बाहर ही रोक रखी थी। वो इसमें बैठकर घर को चली गई। आशी तवील खामोशी को तोड़ते हुए फ़रूक ने फिर इसका नाम लेने की हिम्मत की। वो मरकाए इस्तराब बना हुआ था। आशी किसी चट्टान की तरह मजबूत लेकिन बेहिस्सी खड़ी थी। इसने कुछ कहने को लब खोले। इस फरेबदही की क्या ज़रूरत थी? आशी ने निगाहों से शौला फशानी करते हुए कहा, हुक्म किया होता मैं हाजिर हो जाती। आशी फ़रूक ने तड़प कर इसे देखा। कई दिनों से जहनी कचोके खा रहा था। ये नया चरका बर्दाश्त से बाहर था। तहम अपने आप को संभालने की कोशिश में मेज़ के सिरे को मजबूती से पकड़कर निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। आपने यहाँ आने की जरूरत क्यों कर की? आशी बुकी शेरनी की तरह गिरजी। तंजिया अज्ज का रास्ता छोड़कर वो बराह रास्त आग बरसाने लगी। मैं अपने जुर्म की होलनाकी से आगाह हूँ आशी, फ़रूक ने इसी तरह खड़े खड़े सर झुकाकर कहा। इसके बावजूद आपने मुझ तक पहुँचने की हिम्मत कर ली। इसका अंदाज़ कहरामाना था। मुझे शदीद गलतफहमी में मुब्तला कर दिया गया था आशी, फ़रूक ने दुखे हुए लहजे में कहा। और आपकी गलतफहमी दूर हो गई है इसीलिए। आशी के तंज को काटते हुए फ़रूक जल्दी से बोला, मैं सख्त नादुम हूँ आशी, मुझे जितना चाहे जलील कर लो, लेकिन मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं। आशी ने तलखी से तेज़ी से कहा, आप जा सकते हैं। आशी, फ़रूक ने बेचारगी से कहा। वह ज़हनी तौर पर तैयार था, इसलिए तलही तुर्शी को नज़रअंदाज करते हुए आशी को रहम तलब नज़रों से देखने लगा। आशी का चेहरा बेकाबू गुस्से से सुर्ख हुआ जा रहा था। इसका बस चलता तो फ़रूक का मुंह नोच लेती। फ़रूक जिस कदर अज्सो इंकसारी का इजहार कर रहा था, इसका पारा इतना ही चढ़ता जा रहा था। मैं सख्त नादम हूँ आशी। वो 2 कदम चलकर आशी के करीब आ गया। आशी चुप रही। इस खामोशी से जुर्रत पाकर फ़रूक ने आशी का हाथ थामना चाहा, लेकिन जिस तरह जल्दी से वो तड़प कर इससे दूर हटकर जहरनाक नज़रों से इसे देखते हुए बोली, इतना बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश मत कीजिए। वो दौर ख़त्म हो चुका है। आप यहाँ से चले जाइए। चले जाइए आशी, वो जब तो सब्र से बोला। मैं चला जाऊँगा, सिर्फ चले जाइए। चले जाइए आशी बेतरह चीखी। फ़रूक हैरान इसे देखता रह गया। कोई बात भी तो ना बन आ रही थी। परेशान हाल खड़ा रहा। मैं कहती हूँ अब यहाँ से चले जाइए। आशी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। मुठ्ठियाँ बंद किए वो ज़ोर ज़ोर से चला रही थी। मैं एक लम्हा के लिए भी आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप अभी यहाँ से चले जाइए आशी। फ़रूक बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए आस्तगी से बोला, क्या वाकई तुम मेरा कसूर माफ़ नहीं कर सकती? कसूर? आशी पर हसियानी कैफियत तारी थी। आपने कसूर किया क्या है? सिर्फ बदकार ही तो कहा है, मुझे जलील ही तो समझा है। आशी की बेचारगी इंतहा को पहुंच चुकी थी। फ़रूक की समझ में ना आ रहा था कि क्या करे। आशी ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए, जैसे अपने ही अल्फाज की बाशकश से परेशान हो गई हो। इसकी हालत गैर हो रही थी। आंखें बंद और कानों पर हाथ रखे वो एक बार फिर चीखी, खुदाया। आशी, फ़रूक तरपा बढ़कर आशी को थाम लेने का हौसला भी ना था। फटी फटी नज़रों से इसे देखने लगा। आप चले जाइए। आपकी मौजूदगी मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं पागल हो जाऊंगी। आप चले जाइए यहाँ से। चले जाइए। मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो इस खौफनाक तरीके से चीख रही थी कि फ़रूक ने घबरा कर इधर उधर देखा। आगे बढ़कर इसे थाम लेने की जरूरत ना रही। मुनासिब यही समझा कि इसे तनहा छोड़ देना चाहिए। जज्बाती झटके कहीं कोई ख़तरनाक सूरत ही इख्तियार न कर जाएं। बादिल नख्वास्ता वो मुड़ा और बोझिल कदम उठाए कमरे से बाहर निकल गया। इसकी सारी हस्ती डगमग डोल रही थी। गड्ढों पेश से बेखबर वो गैर मुतवाजन चाल चलता गाड़ी तक आया। दरवाज़ा खोला और अपनी सीट पर गिर सा गया। इसका दिमाग घूम रहा था और निगाहों के सामने तारे नाच रहे थे। कई लम्हे इस पर यही कैफियत तारी रही। फिर वह संभला, आंखें मली, बालों को उंगलियों में उलझाकर दुरुस्त किया। सीधी तरह से नशिस्त पर बैठते हुए इसने गाड़ी स्टार्ट करने को चाबी घुमाई, लेकिन इसका हाथ रुक गया। आशी को क्लिनिक में अकेली छोड़ आया था। यहाँ से जाने का तो कोई और बंदोबस्त भी ना था। इसे घर तक पहुँचा देना ज़रूरी था। इस ख्याल के आते ही वो गाड़ी से निकला। चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा। ख्याल को अमली जामा पहनाना तो मुश्किल था, ताहम इसे यहाँ अकेले छोड़ जाना भी मुनासिब नहीं था। तज़बज़ के आलम में इसने कदम उठाए। झिझकते आगे बढ़ा। रुक रुक कर चला। चंद लम्हों बाद वो क्लिनिक के दरवाजे में खड़ा था। झुका हुआ सर उठाकर इसने जो कुछ देखा यकीनन इसकी बर्दाश्त से बाहर था। आशी दोनों हाथों से मुँह छुपाए मेज़ के सहारे खड़ी सिस कर रो रही थी। आंसुओं से इसकी नरम उंगलियां भीग गई थी और सिसकियों से इसका सारा वजूद झटके खा रहा था। रख रखाव, तकल्लुफ़ और लातालुकी की सारी रस्में तोड़कर फ़रूक कमान से निकले हुए तीर की तरह आगे बढ़ा। बिला सोचे समझे हाथ बढ़ाए और बढ़ किसी तेज़ी से इसके मजबूत बाजुओं ने आशी के कांपते वजूद को अपने हसार में ले लिया। इस हज़ार में जिस जज्बे और लगन की बंदिश थी, इसे आशी दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी न तोड़ सकती थी। फ़रूक की गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती गई। आशी गिरती दीवार की तरह इसके चौड़े सीने से आ लगी। इसकी हिचकियों के सारे झटके इसने अपने सीने पर खाए। इसके आंसुओं की सारी नमी इसने अपने गालों पर जज्ब कर ली। जुर्म और सज़ा का जो मरहला बातों से तय न हो सका था, खामोशी ने बड़ी आसानी और बड़ी खूबी से तय कर लिया।
رات و بارہ کے طوفان گزر جانے کے بعد فضا بالکل پرسکون ہو گئی تھی۔ ایک تھکی تھکی مزحمل اور نڈال سی چپ کا تسلط تھا، لیکن یہ چپ کسی طور پر بھی ناخوشگوار نہیں تھی۔ عاشی کو فروخ نے کرسی پر بٹھا دیا تھا، بالکل برابر والی کرسی پر خود بھی بیٹھا تھا۔ اس کا ایک بازو عاشی کی کرسی کی پشت پر تھا، دوسرے سے وہ کئی بار اپنی تھکی ہوئی گردن کو سہارا دے چکا تھا۔ کئی دنوں کے خونی اضطراب کے بعد اب قرار آیا تھا۔ تھکن کا احساس بھی شاید قرار ہی میں مضمر تھا۔ قرار آتے ہی دونوں کی تھکن محسوس ہونے لگی تھی۔ دنوں کی تھکن محسوس ہونے لگی تھی۔ دونوں چپ بیٹھے تھے، گویا کہنے سننے کو کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ دونوں اس منزل تک جا پہنچے تھے جہاں خاموشی قوت گویائی رکھتے ہوئے دل کی انکہی باتیں بھی کہہ ڈالتی ہے۔ بڑی ہی دیر بعد فروخ نے اپنا بازو کھینچا، جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور دھیرے سے حسب عادت مسکراتے ہوئے دھواں عاشی کے چہرے پر چھوڑ دیا۔ عاشی کے خاموش ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ننھی سی کرن پھوٹی، لیکن وہ کھل کر مسکرا نہ سکی۔ اس کی حالت اس مریض کی تھی جو طویل بیماری سے صحت یاب تو ہو گیا تھا، لیکن نقاہت اب بھی خطرے کا نشان بن رہی ہو۔ چلو عاشی، سگریٹ کے کئی کش لینے کے بعد فروخ کرسی سے اٹھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا۔ عاشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ فروخ نے ہنسنے کی کوشش کی۔ تم بھی گھر جا کر آرام کرو۔ عاشی نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے باہر نکلی۔ فروخ نے بازو کا سہارا دے رکھا تھا۔ کلینک بھی فروخ نے بند کیا اور چابی عاشی کے حوالے کر دی۔ گاڑی میں بیٹھنے تک فروخ کافی بشاش نظر آ رہا تھا۔ عاشی اب بھی نڈھال تھی۔ کل ہسپتال جاؤ گی؟ فروخ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے گردن کو خم دے کر عاشی کو دیکھا۔ قدرے توقف کے بعد عاشی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ فروخ نے عاشی کا نرم ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ کل اس وقت کلینک آ سکو گی؟ فروخ نے التجا بڑی آواز میں پوچھا۔ فروخ کا ہاتھ دباتے ہوئے عاشی نے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ یہی اس کا اقرار تھا۔ عاشی پورے 14 دن کے بعد ہاسپٹل آئی تھی۔ پہلے چند دن تو اپنے ہی معاملے کے الجھنے سلجھنے میں گزر گئے تھے کہ لائل پور میں اس کی دادی اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ آصف اور اپنی امی کے ہمراہ اسے بھی جانا پڑا۔ پورا ہفتہ وہاں گزارنے کے بعد عاشی اور آصف کل رات ہی واپس پہنچے تھے۔ امی کو ابھی وہیں رکنا پڑا۔ ہسپتال پہنچتے ہی تعزیت شروع ہو گئی۔ رسم دنیا داری تھی۔ جو بھی ملا دادی کے افسوس میں چند جملے کہہ کر سوگوار صورت بنا لی۔ برآمدے میں پیچھے کرسیوں پر عاشی ثروت کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر، نرسیں، چوکیدار، ملازم جو بھی آتا افسوس کے کلمات کہتا۔ ثروت صبح سے رٹے پٹے جملے سن کر بور ہو رہی تھی۔ وہ تو موقع کی طاق میں تھی کہ اس دن کا معاملہ چھیڑ کر عاشی کو خوب تنگ کرے۔ فروخ سے صلح کیوں کر ہوئی کھل کر پوچھے، لیکن ایک اٹھ کر جاتا تو دوسرا آ جاتا۔ دل میں گدگدی تو ہوتی رہی، لیکن بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ ایک آدھ جملہ اس سلسلے میں زبان سے نکلا بھی تو عاشی نے حفت بڑی مسکراہٹ سے گھور کر خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ ڈاکٹر بانو اور ڈاکٹر ملک ابھی اٹھ کر گئے ہی تھے کہ ڈاکٹر احمد اور ڈاکٹر لطیف برآمدے کی گولائی مڑتے نظر آئے۔ دونوں ادھر ہی آ رہے تھے۔ ثروت کے چہرے پر بڑی ہی شوق مسکراہٹ آئی۔ ایک نظر ان پر دوسری عاشی پر ڈالی۔ ڈیوٹی روم کے سامنے والے برآمدے میں دونوں بیٹھی تھی۔ ان دنوں موسم میں اچانک ہی تبدیلی آ گئی تھی۔ سردی کی کپکپاہٹیں دور ہو چکی تھی۔ دھوپ کی تپش اور سایوں کی ٹھنڈک دونوں ہی خوشگوار تھی۔ بہار کی آمد تھی۔ ہر چیز پر سہانا نکھار آ رہا تھا۔ عاشی نے بادامی ساڑی پر ہلکا سا سویٹر پہن رکھا تھا۔ ثروت نے بھی اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر ڈال دیا تھا۔ دونوں ڈاکٹر شاید کسی اہم موضوع پر باتیں کرتے ادھر ہی آ رہے تھے۔ عاشی قدرے سنبھل کر بیٹھ گئی۔ احمد کو دیکھتے ہی اسے پچھلے دنوں کا وہ واقعہ یاد آ گیا تھا جب اس کی سینما کی دعوت مسترد کرنے پر وہ اس سے ہی نہیں اپنے پورے سٹاف سے ہی بگڑ بیٹھا تھا۔ کچھ عجیب سی جھجک اور کتراؤ اس نے اپنے آپ پر مسلط پایا۔ ثروت اب بھی شوق مسکراہٹ سے کبھی انہیں اور کبھی عاشی کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں قریب آ کر تعظیماً قدرے جھکے۔ علیک سلیک اور احوال پرسی کے بعد دونوں کرسیاں کچھ پڑے گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ ثروت کے ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ، شریر ہنسی مچل گئی۔ بڑا افسوس ہوا مس آشفا آپ کی دادی اماں کا سن کر۔ ڈاکٹر لطیف نے سر جھکا کر کہا۔ بابا بہت ہی افسوس ہوا۔ ڈاکٹر احمد نے بھی اسی انداز میں کہا۔ ثروت کی مچلی ہوئی شریر ہنسی رک نہ سکی اور ایک بے بس کہکا اس کے ہونٹوں سے پھسل پڑا۔ اس بے موقع ہنسی پر لطیف نے ثروت کو حیران ہو کر دیکھا۔ ڈاکٹر احمد نے سختی سے گھورا۔ عاشی صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ہنستی چلی گئی۔ کیا دورہ پڑ گیا؟ ڈاکٹر لطیف نہ رہ سکا۔ ثروت نے لطیف کی بجائے ڈاکٹر احمد کی طرف دیکھا اور پھر ہنس پڑی۔ احمد اسے اور سختی سے گھورنے لگا۔ مجبوراً لطیف اور عاشی بھی مسکرانے لگے۔ آخر ہنسنے کی وجہ؟ لطیف نے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب، ثروت رومال سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، جو ہنسی رکنے کی کوشش میں نم آلود ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد اب بھی اسے گھور رہا تھا۔ عاشی کی دادی اماں 85 سال سے کچھ اوپر ہی تھی۔ ثروت نے جلدی سے بات بنائی۔ اور آپ لوگوں کا افسوس کرنے کا طریقہ اتنا سوگوار ہنسی نہ آئے تو کیا ہو؟ آپ بڑی شریر ہیں ڈاکٹر۔ ڈاکٹر لطیف نے نظروں سے سرزش کرتے ہوئے کہا۔ شریر کیا؟ ثروت احمد کو دیکھ کر اب بھی ہنس رہی تھی۔ مجھے تو آپ لوگوں کو محرومی صورت دیکھ کر خدشہ ہو رہا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ ثروت کا انداز اتنا مضحکہ خیز تھا کہ عاشی، احمد اور لطیف تینوں بے ساختہ ہنس پڑے۔ کچھ دیر اسی موضوع پر باتیں ہوتی رہی۔ احمد جب بھی کرتا ثروت کی ہنسی کچھ بے اختیار سی ہو جاتی۔
احمد جب بھی بات کرتا سروت کی ہنسی کچھ بے اختیار سی ہو جاتی، جواباً وہ اسے گور کر دیکھتا تو سروت کوئی نہ کوئی بات بنا لیتی۔ ڈاکٹر احمد کچھ بے چین سا ہو رہا تھا، وہ شاید اٹھ کر ہی چل دیتا، لیکن چپراسی آشی کو بلانے آ گیا۔ سینئر میڈیکل آفیسر نے اسے بلا بھیجا تھا۔ احمد نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آشی اٹھ کر چل دی۔ حد ہوگی مس سروت، اس کے جاتے ہی لطیف بولا، میں جانتا ہوں انہیں کیوں ہنسی آ رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے اسے پھر گور کر دیکھا۔ سروت اب تو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ڈاکٹر احمد اور لطیف بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ بیچاری آشی، سروت نے سنبھلتے ہوئے ایک بار پھر اپنی دستی رومال سے آنکھیں پونچھی۔ ڈاکٹر لطیف زیر لب مسکرانے لگے۔ مس سروت، ڈاکٹر احمد جلدی سے بولے، آپ شرائط کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ بس میرے خیال میں اب معاہدہ ختم، سروت نے کہا، پھر لطیف کی طرف تائید کے لیے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، اب تو انہیں کہیں کہ رحم کریں۔ اوہو، لطیف کے جواب دینے سے پہلے ہی احمد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب خوش دلی سے مسکرا رہا تھا۔ ان کا پروگرام طویل معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر لطیف مسکرایا۔ بالکل، ڈاکٹر احمد نے فوراً کہا، تازہ دم جو ہو گئے ہیں۔ سروت نے مسرت بڑی چوٹ کی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر تینوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ کافی دیر باتیں بھی ہوتی رہی اور ہنسی مذاق کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ تو پروگرام کی طوالت کے متعلق آپ پورے سنجیدہ ہیں؟ سروت نے ٹھیک طرح سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ خرچ بھی کیا ہے؟ ڈاکٹر لطیف چیخنے کے موڈ میں تھا۔ زیادتی ہے۔ سروت بولی، نہیں، ڈاکٹر احمد کا انداز تحقیقانہ تھا۔ مجھے اب معافی رکھیے تو عنایت ہوگی۔ سروت لہک کر مسکرائی۔ دیکھیے مس سروت، ڈاکٹر احمد قدرے سنجیدگی سے بولا، آپ یہ کہہ کر سراسر زیادتی کر رہی ہیں۔ معاہدہ توڑا نہیں جا سکتا۔ آپ کو فرق بھی کیا پڑے گا مس سروت، چلنے دیں ایسے ہی۔ لطیف نے لطیف سا اشارہ کیا۔ آپ بھی سنجیدگی سے ان کے حامی کار ہیں؟ سروت نے پوچھا۔ بالکل، لطیف نے بڑے وثوق سے کہا۔ سروت مسکرانے لگی۔ چند لمحے تینوں ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ کر مسکراتے رہے۔ اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ سروت نے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ بڑا خطرناک ہے۔ لطیف احمد کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ یعنی؟ سروت دلچسپی لیتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر احمد نے مسکراتے ہوئے آہستہ بہت کچھ کہا۔ لطیف مسکراتا رہا اور سروت نے ہائے اللہ آپ کو کہہ کر کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ احمد بولتا گیا، لطیف مسکراتا رہا اور سروت یہ بڑی زیادتی ہے کہتے ہوئے احمد اور لطیف کو دیکھتی رہی۔ احمد بولتا گیا، لطیف مسکراتا رہے اور سروت یہ بڑی زیادتی ہے کہتے ہوئے احمد اور لطیف کو دیکھتی رہی، لیکن ان دونوں کا پلڑا بھاری تھا، اس لیے سروت کو ان کا ساتھ دینے کی حامی بننا ہی پڑی۔ باتوں کا سلسلہ شاید کچھ اور دیر چلتا، لیکن نچلی سیڑھیوں سے ڈاکٹر اسلم اور راشد ساتھ آتے دکھائی دیے اور یہ موضوع ختم کرنا ضروری تھا۔ اب پھر ہنسی کا دورہ نہ پڑ جائے۔ ڈاکٹر لطیف نے سروت کو خبردار کیا۔ واقعی؟ ڈاکٹر احمد نے سروت کو معنی خیز نظر سے گھورا۔ سروت چپ ہو گئی، لیکن شریر سی واضح مسکراہٹ اب بھی اس کے ہونٹوں پر تھی۔ مس آشفا، عقب سے آواز آئی۔ میز پر جھک کر فائل دیکھتے ہوئے آشی نے اس آواز پر گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ ڈاکٹر احمد ایک ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ اور دوسرے ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ لیے کھڑا تھا۔ ڈیوٹی روم خالی تھا، کوئی نرس، کوئی ڈاکٹر، کوئی چپراسی یہاں نہیں تھا۔ آشی اپنی ضروری فائل دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچانک اور بالکل اچانک ڈاکٹر احمد آن دمکا تھا۔ آشی کے خواص پر ایک نامعلوم سی گھبراہٹ چھا گئی۔ آج متواتر 3 دن سے ڈاکٹر احمد اس کا خاموش تعاقب کر رہا تھا۔ وہ کترا کر بچ رہی تھی۔ ڈاکٹر احمد نے زبان سے کچھ کہا نہیں تھا، لیکن آشی نے اس کے ہونٹوں پر مچھلی کہانیوں کو اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں گلے ہوئے افسانے پل لیے تھے، تذبذب میں اور ادیر بن میں۔ اسے خاصا پریشان کیا تھا۔ احمد اور فروغ بھائی نہ ہوتے تو شاید وہ اس بات کو ذرا برابر اہمیت نہ دیتی، لیکن اب تو مسئلہ پریشان کن تھا۔ وہ سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر احمد نے آگے بڑھ کر اسٹیتھوسکوپ آشی کے سامنے والی میز پر رکھ دیا۔ آشی کرسی پر پیچھے کو ہو بیٹھی۔ میز کے کنارے پر احمد کھڑا بڑے اطمینان سے سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ آشی نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ کوئی سوال کرنے کی اس میں ہمت نہ ہو رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ احمد خاموش کہانی کو زبان دینے کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ مس آشفا، ڈاکٹر احمد نے ادجلا سگریٹ فرش پر پھینک کر اپنے بوٹ کی ٹو سے مسل دیا۔ آشی سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے تن بدن میں ٹھنڈی کمزوری کی لہر دوڑ رہی تھی۔ میں ڈاکٹر احمد آشی کی طرف پشت کر کے دیوار پر لٹکا ہوا سیبا کا کیلنڈر دیکھنے لگا۔ آشی نے ڈرتے سر اٹھا کر اس کی پشت پر نگاہ ڈالی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خدایا، کرے تو کیا کرے؟ اس کے دل سے دعا نکلی۔ وہ احمد سے فرار کی مطمئن تھی۔ اللہ کرے کوئی روم میں آ جائے۔ احمد ایک دم مڑا۔ آشی کی نظریں جھک گئی۔ وہ مسکرایا، پھر دونوں ہاتھ میں اس کے سرے پر رکھ کر قدرے جھکا۔ مس آشفا، میں وہ بڑے پرسرار انداز میں رک گیا۔ آشی کا دل بے طرح دھڑکنے لگا۔ بڑی ہمت سے نظریں اٹھائی، لیکن احمد اب پہلو بدل کر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی لرزش تھی جسے آشی صاف محسوس کر رہی تھی۔ مس آشفا، اس نے سر کو دھیرے سے جنبش دی اور یوں بے تکلفی سے اسے دیکھا جیسے ایک ہی لمحے میں دل کی ہر بات کہہ ڈالے گا۔ آشی کے تن بدن میں پھر کمزوری کی ٹھنڈی لہریں اٹھنے لگی۔ ہاتھ پاؤں میں سکت نہ رہی تھی، مٹی کا بے جان ڈھیر بنی جا رہی تھی۔ میں آج آپ سے کچھ بڑکا جھجکا اور پھر اس کی طرف پشت موڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا، یہ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا۔ ہمت نہ پڑ رہی تھی۔ آشی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل میں طوفان کھول رہا تھا، لیکن زبان پر جیسے فالج گر گیا تھا۔ ایک لفظ بھی تو نہ کہہ سکی۔ میں آپ کو
मैं आपको पसंद करता हूँ मिस आशा, यकदम घूम कर इसने जल्दी से कहा। आपके जज्बात से बाखबर होना चाहता हूँ, क्या आप मुझे नापसंद तो नहीं करती? इसने स्टेथोस्कोप उठा लिया। वो इस वक्त इस मुजरिम की तरह नजर आ रहा था जो अर्तकाबे जुर्म के बाद भागने की कोशिश में हो। क्या समझूं मिस आशा, इसने कदम उठाते हुए कहा। आशी के बदन में राशा सा था। ख्वास जवाब दे रहे थे। डॉक्टर अहमद इतनी बेबाकी से सब कुछ कर गुजरेगा, वो तो इसी बात पर चकरा कर रह गई थी। निगाहें उठाकर इसने अहमद को देखा जो स्टेथोस्कोप से खेल रहा था। वो कोशिश के बावजूद कुछ कह ना सकी। होंठ कप कपाए लेकिन आवाज़ ना निकली। ओह! डॉक्टर अहमद बड़े ही जज्बाती और बेबाक अंदाज में मुस्कुराते हुए मुड़ा। मैं समझ गया, बस कुछ कहने की ज़रूरत नहीं मिस आशा। डॉक्टर आशी इसकी गलतफहमी पर बुड़बुड़ाई, लेकिन वो दरवाजे की तरफ जा रहा था। इसे मुड़कर देखा ही नहीं कि आशी पर क्या गुजर रही है या वो क्या कहना चाहती है। आशी शायद लपकर इसे झंझोर डालती। वो उठने को थी कि दूसरे दरवाजे से लतीफ़ अंदर आ गया। हेलो मिस आशा, रस्मी सा जुमला कहते हुए वो कोने वाली मेज़ की तरफ चला गया। आशी का उठता हुआ वजूद कुर्सी में दहंस गया। सारा कमरा चक्कर खाने लगा। हर चीज़ घूमती हुई महसूस हुई। इसने मेज़ पर कोहनियाँ टकाते हुए अपना सर हाथों पर गिरा लिया। डॉक्टर लतीफ़ जाने कब कमरे से गया और सिस्टर मुना कब अंदर आई, आशी को बिल्कुल पता न चल सका। कई मिनट दिमागी चक्राओं में गुजर गए थे। सिस्टर मुना के हाथ से टीन की ट्रे न गिरती तो शायद आशी कुछ और देर इसी गनूदगी में रहती। आवाज़ पर इसने लाशौरी तौर पर सर उठाकर देखा। सॉरी डॉक्टर, मुना खिफत से बोली। डॉक्टर आशी ने फिर सर हाथों पर गिरा लिया, लेकिन अब इसके हवास कदरे बहाल थे। लम्हा भर में जो संगीन वारदात गुजर गई थी, इसकी सफाकी का इसे पूरा पूरा एहसास हो रहा था। इसे क्या करना चाहिए था? ये सवाल ही सवाल था जो जवाब सूझ ही नहीं रहा था। छुट्टी होने में अभी कुछ देर थी, लेकिन वो घर जाने को तैयार थी। यहाँ बैठा भी तो नहीं जा रहा था, काम होते भी तो करने की हिम्मत कहाँ रही थी। इसे क्या करना चाहिए? रात भर वो इस सवाल का जवाब सोचती रही। सरवत से सलाह लेनी चाहिए, फरूक को बता देना चाहिए, या अहमद से बराह रास्त निपटना चाहिए। बमुश्किल इस एक सवाल के ये 3 जवाब इसके जहन में आए, लेकिन काबिले अमल क्या था? ये फैसला इसके लिए करना मुश्किल था। सरवत इसकी दोस्त थी, इस पर इसे पूरा इत्मीनान था, लेकिन वो इस अलजाओ को क्यों कर दूर करेगी? वो फरूक को भी अच्छी तरह जानती थी और अहमद से भी इसके दोस्ताना मरासिम थे। वो किस को किस पर तरजीह देगी? आशी की सोचें फैलती गई। एक लम्हा को वो इस फैसला पर आकर रुक गई कि सरवत के जरिए अहमद पर फरूक और अपनी मोहब्बत का राज मुनकशिफ करवा दे, लेकिन ये फैसला भी हिचकिचाहट की नज़र हो गया। इन सबको इकट्ठे अस्पताल में काम करना था। अहमद की सुबकी का पहलू भी तो निकलता था इससे। तो क्या फिर सारा मामला फरूक के गोश गुजार कर दिया जाए? ये भी तो मुश्किल था। क्या अजब वो अपने भाई की खातिर इस कुर्बानी पर ही आमादा हो जाए? फरूक को अपने भाई से जितनी अकीदत, जितनी मोहब्बत थी, वो अच्छी तरह जानती थी। कुर्बानी के नाम से ही इसके बदन में जुर्जरी आ गई। ये कुर्बानी तो मर जाने से भी मुश्किल थी। इसका तस्वर ही बहुत खौफनाक था। वो किसी तौर पर भी अपने आप को इस कुर्बानी का बकरा बनने पर आमादा ना कर सकती थी। लिहाजा फरूक से कुछ कहना हालात को और संगीन बनाने के मुतरादिफ था। इसने कांप कांप कर खुदा का शुक्र अदा किया जो अब तक इसने फरूक से इस बारे में बात नहीं की थी। दोनों जवाब रद्द कर देने के बाद तीसरी सूरत यही थी कि वो अहमद की मोहब्बत का मुंह तोड़ जवाब खुद ही दे डाले। मामला यही रुक जाए तो अच्छा है। फरूक और अपने ताल्लुकात का हवाला देकर अहमद के जज्बात को मौत की नींद सुला दे, यही हल था। बेहतरी इसी में थी, लेकिन इसके लिए जिस जज्बे और जुरत की ज़रूरत थी वो आशी जैसी मासूम सी लड़की कहाँ से लाती। बहुत सोचा, फैसला यहीं आकर रुक गया। जो हो जैसे हो, कल वो अहमद से खुलकर बात करेगी। रात के बीतते समय इसने ये अज़म कर लिया था, कोई कमज़ोरी, कोई छुपाव मामले को जिस हद तक संगीन बना सकता था वो इससे आगाह हो गई थी। कल अस्पताल में अहमद से सारी बात दो टोक कर लेने का फैसला करके वो मुतमिन होकर सो गई। सुबह वह एक अज़म लेकर अस्पताल गई। हौसला और जुरत जाने कहाँ से आ गए थे। मलाइमत से अहमद को समझाने का सोचा था। यूँ बात ना बनी तो बेदरक सब कुछ कहने की ठानी थी, लेकिन इसकी मायूसी और परेशानी की इंतहा न रही जब इसे मालूम हुआ कि डॉक्टर अहमद 3 हफ्ते की रुखसत पर लाहौर जा चुका है। तशवीश तो बेशक हुई, लेकिन इसने कोशिश से ये मामला जहन से बिल्कुल झटक दिया। 3 हफ्ते बाद जब अहमद आएगा तब देखा जाएगा। धड़ी इसना वो अपने अज़म हिम्मत और हौसले को कुछ और तकवीयत दे लेगी। चौकीदार ने एहनी गेट खोल दिया और सफ़ेद टोयोटा धीरे से रिंगती हुए अस्पताल के अंदरूनी चमक की गोलाई घूम कर नर्सों के ड्यूटी रूम के सामने वाले बरामदे के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। ड्यूटी पर मौजूद 2-3 नर्सें कुर्सियों पर बैठी फ़ारग वक्त में अपने अपने काम में लगी हुई थी। एक के हाथ में ऊन और सिलाइयाँ थी, दूसरी अखबार पर झुकी हुई थी और तीसरी खिड़की में खड़ी किसी मरीज़ का टेम्परेचर चार्ट दुरुस्त कर रही थी। मोटर रुकने की आवाज़ पर खुले दरवाजे से सबकी नज़र इस तरफ उठ गई। खिड़की में खड़ी नर्स ने सर उठाकर देखा। डॉक्टर अहमद, इसने जैसे खुद से कहा। डॉक्टर अहमद तो 4-5 दिन से छुट्टी पर हैं। दूसरी उठकर दरवाजे में आकर बोली, हाँ वो तो 2-3 हफ्ते की छुट्टी पर लाहौर गए हैं, अभी से वापस आ गए। खिड़की में खड़ी नर्स ने हैरत से मोटर की तरफ देखा।